अगर क्रिकेट के खेल में भी आरक्षण होता तो क्या होता, और क्या आरक्षण होने पर भारत के पास क्रिकेट के इतने बढ़िया और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होते। और हमने ये भी कहा था कि ये सारे खिलाड़ी अपनी परिश्रम से और अपनी प्रतिभा के दम पर यहां तक पहुंचे हैं, और ये टीम भी अपनी प्रतिभा के दम पर वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची है, और उम्मीद हमें यही है कि ये वर्ल्ड चैंपियन भी बनेगी। लेकिन हमारा ये सवाल कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और इस पर हमारे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। आज हम इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली एक क्रिकेट टीम ऐसी है जिसमें खिलाड़ियों को आरक्षण के तहत ही स्थान मिलता है, यानी एक कोटे के तहत ही स्थान मिलता है, और इस टीम का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम में आधिकारिक रूप से वर्ष 2016 में आरक्षण यानी कोटा सिस्टम को लागू किया गया था, जिसे वहां टारगेट्स कहते हैं। टारगेट्स का मतलब होता है रंग भेद के खिलाफ टीम में सभी नस्ल के खिलाड़ियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने एक विशेष कोटा सिस्टम बनाया। इस कोटा सिस्टम के तहत किसी भी मैच में टीम के 11 खिलाड़ियों में से कम 6 खिलाड़ियों को खिलाना, ऐसे खिलाड़ियों को खिलाना जरूरी है जो अश्वेत है, यानी किसी भी टीम में 11 खिलाड़ियों में कम से कम 6 खिलाड़ी अश्वेत होंगे, और इनकी संख्या 6 से ज्यादा भी हो सकती है, और बाकी के जो खिलाड़ी होंगे वो अश्वेत हो सकते हैं। तो 5 श्वेत खिलाड़ी खेलेंगे और 6 अश्वेत खिलाड़ी खेलेंगे। ये एक कोटा सिस्टम लागू हुआ साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा इसी आरक्षण के तहत टीम में अफ्रीकी मूल के 2 अश्वेत खिलाड़ियों को भी खिलाना अनिवार्य है। इस आरक्षण का मकसद यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम में कम से कम लगभग 55% खिलाड़ी अश्वेत होने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम में आरक्षण की यह व्यवस्था वर्ष 2016 में लागू हुई थी, और उससे पहले वहां यह आरक्षण क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर की क्रिकेट टीमों में लागू होता था। और इस आरक्षण की वजह से दक्षिण अफ्रीका ने अपने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खो दिया, क्योंकि उनमें प्रतिभा तो थी, लेकिन इस आरक्षण के तहत, कोटा सिस्टम के तहत खिलाड़ियों की जगह उस समय टीम में नहीं बन पाई। तो प्रतिभा उनके पास है, परिश्रमी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन वो तब भी टीम में खेल नहीं पाए। इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक केविन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, लेकिन जब आरक्षण की वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, तो वो दक्षिण अफ्रीका की टीम को छोड़कर इंग्लैंड चले गए, और इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से लगभग 11 वर्षों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और इंग्लैंड को बहुत सारे मैच भी जिताए। वो बड़े खिलाड़ी हैं। केविन पीटरसन की तरह क्रिस स्मिथ, एंड्रयू स्ट्रॉस, माइकल लम्ब और मौजूदा समय में इंग्लैंड के लिए खेलने वाले खिलाड़ी टॉम करन और जेसन रॉय भी दक्षिण अफ्रीका से ही थे, लेकिन आरक्षण की वजह से इन सब खिलाड़ियों को भी अपना देश छोड़ना पड़ा, और बाद में ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले, क्योंकि इन्हें अपना करियर बचाना था। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली नेदरलैंड्स की टीम में भी कुल 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो दक्षिण अफ्रीका के थे, और जिन्हें कायदे से दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए था, दक्षिण अफ्रीका की टीम में होना चाहिए था। लेकिन जब टैलेंट होते हुए भी आरक्षण की वजह से उन्हें अपने देश में खेलने का मौका नहीं मिला, तो फिर ये सारे खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के लिए खेले। और बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले नेदरलैंड्स के इन खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका की उसी टीम को वर्ल्ड कप में हरा भी दिया, जो आरक्षण के तहत कम से कम 6 अश्वेत खिलाड़ियों के साथ इस मैच में खेल रही थी। और दक्षिण अफ्रीका की इस हार के बाद इस आरक्षण की काफी चर्चा भी हुई। पूरी दुनिया में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र तक ही सीमित है। आपने भी देखा होगा, जो आरक्षण हम देखते हैं वो ज्यादातर कहां होता है, या तो शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों में होता है, एडमिशन में होता है, स्कूल में या कॉलेज में, और या फिर नौकरियों में होता है, और वो भी सरकारी नौकरियों में होता है, प्राइवेट नौकरियों में नहीं। और ऐसे देश बहुत कम है, बहुत ही कम, जहां खेलों में भी आरक्षण को लागू किया गया है। यानी नौकरी में और कॉलेज के दाखिलों के लिए तो नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर कोटा सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन खेलों में सभी देशों को
प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही चाहिए होते हैं और वो इसमें आरक्षण देने में विश्वास नहीं रखते। हमारे देश भारत में भी शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को उनके धर्म और जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलता। भारत में प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं और अभी जो भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेगी या खेल रही है, ये सारे खिलाड़ी अपनी मेहनत, कड़ी परिश्रम, संघर्ष और अपने टैलेंट के आधार पर यहां तक पहुंचे हैं, किसी आरक्षण के आधार पर नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने, आप अगर एक एक खिलाड़ी को उठाकर देखेंगे और उनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बहुत इनके लिए केक वॉक जैसा नहीं था। हर खिलाड़ी के एक लंबी संघर्ष की कहानी है। हर खिलाड़ी ने अपने बचपन में, अपनी युवावस्था में संघर्ष किया है और टैलेंट के आधार पर और अपने कड़े परिश्रम के आधार पर ये यहां तक पहुंचे हैं। हम आरक्षण को लेकर कोई टिप्पणी आज नहीं कर रहे। यह बात सही है कि आरक्षण से हमारे देश में वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी के मौके जरूर मिले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि भारत में क्रिकेट खेलने वाले लाखों खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी सभी धर्म, जाति और वर्गों से हैं, लेकिन क्या ये कभी आरक्षण मांगते हैं? ये कभी आरक्षण नहीं मांगते। इसी तरह हमारे देश में खेलों में हजारों लाखों खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अलग अलग खेल में जाना चाहते हैं, ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहते हैं, एशियन गेम्स में खेलना चाहते हैं। क्या ये सब खिलाड़ी कभी भी आरक्षण की मांग करते हैं कि इन्हें इनकी जाति के आधार पर या ये किसी गरीब परिवार से आते हैं सिर्फ इसलिए, या फिर अपने धर्म के आधार पर इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? ये सभी अपने टैलेंट से टीम में जगह बनाते हैं और अपनी मेरिट पर ही इन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिलता है। और जब ये मेडल जीतते हैं, जब ये मैच जीतते हैं, वहां पर भी आरक्षण की वजह से नहीं। जब ये ओलंपिक खेलों में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाते हैं, तो वहां किसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो बेहतर है वही जीतेगा। अब आप ये देखिए, तो ये एक हमारा विचार था जो हम आप तक रखें और आपको ये भी बताएं कि अब भी दुनिया में एक टीम ऐसी है, दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, जहां पर कोटा सिस्टम अभी भी लागू है। आप सब लोग रविवार का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि रविवार को एक बहुत बड़ा दिन है। पूरा भारत इंतजार कर रहा है और पूरी दुनिया की नजरें भी वर्ल्ड कप के इस फाइनल पर लगी हैं जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और हर भारतीय अभी से उस मैच की तैयारी कर रहा है, चाहे आप स्टेडियम में देखने के लिए जाएंगे या अपने घर पर बैठकर देखेंगे या फिर अपने मोबाइल फोन पर देखेंगे, लेकिन हर भारतीय उत्सुक है। हर भारतीय को रविवार के इस मैच का इंतजार है। लेकिन क्या आपको 2011 का वो वर्ल्ड कप फाइनल याद है? वो फाइनल जिसे भारत ने जीता था। भारत ने जो पिछला वर्ल्ड कप जीता इससे पहले, वो 2011 का ही वर्ल्ड कप था और वो भी भारत में ही हुआ था। इसलिए आज आप ये देखिए कि वर्ष 2011 के वर्ल्ड कप में और 2023 के वर्ल्ड कप में क्या अंतर आया है। इन 12 वर्षों में भारत कहां से कहां निकल गया है। वर्ष 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, तब देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप ये भी कह सकते हैं कि ये उस समय सोनिया गांधी का जमाना था, कांग्रेस का जमाना था। लेकिन आज देश में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 2011 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुआ था, लेकिन तब क्रिकेट का पावर सेंटर मुंबई हुआ करता था। लेकिन अब क्रिकेट का यही पावर सेंटर मुंबई से खिसककर गुजरात का अहमदाबाद बन गया है और अहमदाबाद अब भारत में क्रिकेट की नई राजधानी बन चुका है। 2011 में क्रिकेट की राजधानी हुआ करता था मुंबई। बहुत बड़ा बदलाव है। वर्ष 2011 में भारत के 2 सबसे चर्चित स्टेडियम उस समय जो हुआ करते थे, जिनमें सबसे बड़े मैच खेले जाते थे, उनमें एक था मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जहां 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी खेला गया था और जहां भारत जीता था। दूसरा था कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन्स आज भी बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत बड़ा वेन्यू माना जाता है और आपने देखा होगा कि इस बार जो सेमीफाइनल थे वो दोनों इन्हीं दोनों वेन्यूज पर खेले गए हैं। लेकिन आज अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे विशाल और सबसे भव्य क्रिकेट स्टेडियम है। और 19 नवंबर को इस बार के वर्ल्ड कप का फाइनल
ना वानखेड़े में खेला जाएगा, ना ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, यह खेला जाएगा अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा शिफ्ट है वानखेड़े स्टेडियम से मोदी स्टेडियम। 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ तब उस वर्ल्ड कप को लोगों ने ज्यादातर टीवी पर ही देखा था, लेकिन अब 2023 में यह लाइव स्ट्रीमिंग का जमाना है, जहां लोग ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वर्ल्ड कप के मैच देख रहे हैं और व्यूअरशिप के नए नए रिकॉर्ड इस समय भारत में बन रहे हैं। सेमीफाइनल में जब विराट कोहली का 50वां शतक पूरा होने ही वाला था, तब एक समय में 5 करोड़ 30 लाख लोग इस मैच को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए देख रहे थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर लगभग 5.5 करोड़ लोग एक साथ इस मैच को अपने अपने मोबाइल फोन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। ये वो लोग हैं जो टीवी पर नहीं देख रहे थे। ये 2011 में नहीं था। भारत की टीम 2011 का वर्ल्ड कप जो मैच था, जब ये चल रहा था, उस समय लोगों ने इसे टीवी पर देखा था, क्योंकि तब तक ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे। तब तक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास इन मैचेस के राइट्स नहीं थे। और आज आप देखिए कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। इस बार का जो फाइनल मैच है वो लोग मोबाइल फोन पर देखेंगे, जो कि 2011 में नहीं था। यानी लोगों का मैच देखने का तरीका बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और लोगों का मिजाज बदल चुका है। एक जो चीज नहीं बदली है वो है भारत में क्रिकेट को लेकर जोश, और भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनका भारत की टीम को जिताने का जज्बा, ये नहीं बदला है। चाहे टेक्नोलॉजी बदल जाए, स्टेडियम बदल जाए, शहर बदल जाए और सरकारें बदल जाए, लेकिन भारत में जो क्रिकेट का जो जोश है, जो जुनून है, वो नहीं बदला है। भारत की टीम 2011 का वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए जीतना चाहती थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की यह इच्छा थी और पूरी की पूरी टीम इकट्ठी हुई। जो एक्स फैक्टर आप कह सकते हैं वो था कि एक बार सचिन को हमें वर्ल्ड कप ये तोहफे में देना है। और आपको याद होगा जब भारत ने ये मैच जीता भी था, जो वर्ल्ड कप जीता था, तो पूरी टीम ने सचिन को अपने कंधों पर उठा लिया था, जैसे कि ये वर्ल्ड कप उन्होंने सचिन के लिए ही जीता है। इसलिए उस वर्ल्ड कप को इसीलिए याद किया जाएगा क्योंकि वो टीम ने सचिन को एक तोहफा दिया। लेकिन इस बार का वर्ल्ड कप सभी खिलाड़ी एक दूसरे के लिए जीतना चाहते हैं और इस देश के लिए जीतना चाहते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही थी, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में टीम भारत खेल रही है। तो ये इंडिया से भारत का सफर भी हमने इन 12 वर्षों में देखा है। इस बार आपको टीम भारत दिखाई देगी। वर्ष 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तब सोनिया गांधी ने दिल्ली की सड़कों पर कुछ इस तरह से जीत का जश्न मनाया था। और ये उसी समय की तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं, जब पूरा देश रात को इस मैच के बाद सड़कों पर उतर आया था। हर कोने में, हर शहर में जश्न मनाया जा रहा था। और तब सोनिया गांधी स्वयं अपने घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर सड़कों पर आ गई थी, दिल्ली की सड़कों पर। और जैसा हमने कहा, ये सोनिया गांधी का युग था और अब मोदी का युग है। इसलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद मौजूद रहेंगे और वो भारत का ये फाइनल मैच देख रहे होंगे। लेकिन इस बार जब 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा, तो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ सड़कों पर नहीं निकलेंगे, बल्कि वो स्वयं इस स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। और भारत ने इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है। और अगर वो आ जाते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, जब दो टीमें जो खेल रही हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में मोदी स्टेडियम में, वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे होंगे और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बैठे होंगे, और वो दोनों अपनी अपनी टीम्स को चीयर अप कर रहे होंगे। इसलिए 2011 से 2023 तक बदलाव तो बहुत आ गए हैं, लेकिन जैसा हमने आपको कहा, एक बदलाव ना आया है न कभी आएगा, और वो है कि हमारा जोश कम नहीं हुआ, हमारा जज्बा कम नहीं हुआ, हमारी देशभक्ति कम नहीं हुई। और आज पूरा भारत एक बार फिर से इंतजार कर रहा है कि भारत की टीम के हाथ में वो वर्ल्ड कप कब आएगा। हम एक गंभीर विषय पर आपके साथ बात करेंगे और डीप फेक वीडियोस का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और ये आज हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर और
इस तरह के डीप फेक वीडियोस पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि देश के लोगों को डीप फेक वीडियो से जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने व्यंग करते हुए यह भी कहा कि उनके अपने भी खुद के कई डीप फेक वीडियोस इस समय इंटरनेट पर चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। डीप फेक बहुत कुछ कर सकता है, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम आज आपके सामने इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने डीप फेक टेक्नोलॉजी को समाज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना है। ये आज की एक नई चुनौती है और भविष्य की तो और भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल दुनिया डीप फेक टेक्नोलॉजी और इसकी मदद से बनाए जाने वाले वीडियोस को लेकर काफी बटी हुई है और पश्चिमी देशों में इस पर काफी बहस चल रही है और भारत में भी यह मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए सबसे पहली जो चुनौती है वो ये है कि पहले तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश के लोग इसे लेकर जागरूक नहीं है और हमारे देश में फैक्ट चेकिंग भी नहीं होती है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब इस मामले में भारत सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनियां जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और एक्स, इन तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समन जारी किया है। इन कंपनीज को बुलाया है और इनसे पूछा है कि इस तरह के डीप फेक वीडियोस को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। डीप फेक वीडियो आखिर होता क्या है? डीप फेक वीडियो उसे कहते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो या वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाकर उसे बदला जा सकता है। और ऐसे वीडियोस में आपके चेहरे के अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस और ऑडियो को भी असली आवाज में बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यानी किसी की आवाज कहीं जा सकती है और आप किसी का भी चेहरा और किसी की भी आवाज बदलकर किसी भी प्रकार का वीडियो या ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ 1.5 मिनट में किसी भी व्यक्ति का एक डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है और सिर्फ 15 सेकंड में इसकी मदद से एक डीप फेक ऑडियो भी तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस समय यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ऐसे हजारों वीडियोस उपलब्ध हैं जिनमें मशीन लर्निंग के जरिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के डीप फेक वीडियोस बना दिए गए हैं। यहां तक कि इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई ऐसे वीडियोस और ऑडियोज चल रहे हैं जहां पर कहीं पर वो गाना गा रहे हैं, कहीं पर उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ तस्वीर बना दी गई है। और आज एक ऐसा ही ऑडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो सुनने में आपको बिल्कुल असली लगता है, लेकिन हकीकत में यह प्रधानमंत्री मोदी की आवाज नहीं है।
लेकिन उनकी आवाज के साथ यह वीडियो कुछ ही सेकंड में तैयार कर लिया गया होगा। आप भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गाना नहीं गाते हैं, ये उनकी आवाज भी नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी आवाज में एक गाने का भी पूरा ऑडियो तैयार करके इंटरनेट पर डाल रखा है। इस समय आपके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में उनका डीप फेक ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को गाना गाने से लेकर न्यूज पढ़ने तक कुछ भी करते हुए दिखाया जा सकता है। यहां तक कि यह भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में आप ब्लैक एंड व्हाइट का यह विश्लेषण भी सुन सकते हैं। जैसे आप इस डीप फेक वीडियो को जब सुनेंगे, ऑडियो को सुनेंगे, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट में मेरी जगह प्रधानमंत्री मोदी की आवाज है और प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में ही ब्लैक एंड व्हाइट में खबरों का विश्लेषण हो रहा है। एक बार देखिए आप। राजनीति के हर दांव पेच का भी हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे। और आज भारत ने G20 समिट के इतिहास में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जब G20 के सभी देशों ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा बनाए एजेंडे पर अपनी सहमति जताई है। आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर बिना रशिया का नाम लिए और बिना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम लिए भारत ने इस मुद्दे पर बुरी तरह से विभाजित G20 देशों के बीच भी एक सहमति बना दी। तो देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में विश्लेषण प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में सुनना है तो वो भी किया जा सकता है। जो बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बात भी उनके मुंह से निकलवाई जा सकती है। अब मैं आपको एक और डीप फेक वीडियो दिखाता हूं और यह वीडियो मेरा खुद का है। और आप जब मेरे इस डीप फेक वीडियो को देखेंगे तो आपको अपनी आंखों और अपनी कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप पहले यह वीडियो देखिए। अब मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आपका और मेरा सफर आज यहीं खत्म हो रहा है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में यह मेरा आखिरी शो है और इसके बाद अब आज तक पर मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी। इसलिए आपने मुझे और इस शो को जितना प्यार दिया उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये जो डीप फेक वीडियो अभी आपने देखा, जिसमें मैं इतनी बड़ी घोषणा कर रहा हूं, बहुत बड़ी घोषणा मैं कर रहा हूं, ये असल में हमारी ही टीम ने तैयार किया है और मैं शायद इकलौता ऐसा इंसान हूं जिसने अपना ही डीप फेक वीडियो बनवाया है। तो ये डीप फेक वीडियो मैंने अपना ही तैयार किया है क्योंकि और किसी का तैयार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये गैर कानूनी होता। इसलिए ये जो डीप फेक वीडियो का मजाक है ये मैंने अपने ऊपर ही किया है और इसलिए आपको अपना ही वीडियो मैंने डीप फेक करके दिखाया है, क्योंकि इसके जरिए हम आपको यह समझाना चाहते थे कि किसी भी असली वीडियो को डीप फेक वीडियो में बदलना बहुत आसान हो चुका है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के कई डीप फेक वीडियोस इस समय चल रहे हैं, ऑडियोज भी चल रहे हैं। उन्हें अभी आपने न्यूज पढ़ते हुए तो देख लिया, मैंने अभी आपको दिखाया। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब गाना गाते हैं, उनकी आवाज में लोगों ने उनका डीप फेक ऑडियो तैयार करके बाकायदा गाने बना दिए हैं। अब जरा देखिए। तो ये होती है डीप फेक टेक्नोलॉजी। आज अगर आपने अपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड किया है तो उस वीडियो को डीप फेक वीडियो में बहुत आसानी से बदला जा सकता है, कोई भी बदल देगा। और इसीलिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इस टेक्नोलॉजी को लेकर अब बहुत ही चिंतित है। वर्ष 2021 में अमेरिका में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में डीप फेक वीडियोस के खतरों के बारे में बताया गया था, जिसके मुताबिक इस तरह के वीडियोस इतने खतरनाक हैं कि ये दो देशों के बीच युद्ध तक करा सकते हैं, किसी भी देश की सेना और सरकार के बीच विद्रोह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, किसी भी देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का सकते हैं, किसी भी देश के नागरिकों में सरकार के प्रति नफरत पैदा कर सकते हैं, चुनावों के नतीजों को बदल सकते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं। और ये वो वीडियोज हैं जो लोकतंत्र में चुनावों की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। और भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतनी बड़ी बात कही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान एक ऐसा वीडियो काफी चर्चा में रहा, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं। यानी वो खुद अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ की नीतियां लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन ये असल में एक डीप फेक वीडियो था जो कई लोगों तक, हजारों लाखों लोगों तक शायद पहुंच गया और बहुत सारे लोगों ने इसे सही भी मान लिया होगा और इस पर विश्वास भी कर लिया होगा।
अब देखिए शिवराज सिंह चौहान का ये डीप फेक वीडियो। मैं बार बार कह रहा हूं, कमलनाथ को रोको। कांग्रेस आ गई तो सबको 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में गैस देने लगेगी। फिर इस बार तो छोड़ो, अगली बार भी हमारा जीतना नामुमकिन हो जाएगा। हमने तो कुछ लोगों को 1250 रुपए दिए हैं, वो तो सबको देंगे। हमने तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर का सिर्फ झांसा दिया है, वो तो सही में देंगे, क्योंकि वो दूसरे प्रदेशों में दे रहे हैं। भैया कुछ भी करो, पर कमलनाथ को रोको। इसी तरह मध्य प्रदेश के चुनाव में दो और भी न जाने कितने डीप फेक वीडियोस वायरल हुए हैं, जिनमें एक में यह दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन ने अपने मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रतियोगी से यह सवाल पूछा कि भारत के किस मुख्यमंत्री को उनकी झूठी घोषणाओं के लिए घोषणा मशीन कहा जाता है, जबकि हकीकत में अमिताभ बच्चन ने अपने शो में ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं था। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि अमिताभ बच्चन वाकई पूछ रहे हैं कि किस मुख्यमंत्री को घोषणा मंत्री कहा जाता है। अब देखिए, देखने में तो आपको बहुत मजा आया होगा, और शिवराज सिंह चौहान के जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने इस वीडियो को वायरल कर दिया होगा। अब तक ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होगा। लोग इसे देखते होंगे, फिर हंसते होंगे और फिर इसे और आगे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर फॉरवर्ड कर देते होंगे, ताकि उनके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को देखें और मजा लें। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये वीडियो नकली है, ये डीप फेक वीडियो है। और अमिताभ बच्चन के इस डीप फेक वीडियो को लेकर उनके शो के निर्माताओं को बाकायदा इस पर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। उन्होंने चिंता जताई और लोगों से ऐसे वीडियोस को लेकर सतर्क रहने के लिए उन्होंने कहा है। दुनिया में 99% डीप फेक वीडियोस महिलाओं को निशाना बनाने के लिए बनाए जाते हैं। 99% का शिकार महिलाएं होती हैं, और इनमें से भी 81% वीडियो ऐसे होते हैं जिनका कभी भी फैक्ट चेक नहीं हो पाता, और लोग इन फर्जी वीडियोस को ही जीवन भर सही मानते रहते हैं। तो सोचिए, और महिलाओं को लेकर ये जो वीडियोस आते हैं, महिलाएं कहां कहां जाएंगी, किस किस को बताएंगी कि ये वीडियो गलत है, ये फेक है। ये एक ऐसा खतरा है जो पूरी दुनिया को इस समय डरा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अभी डीप फेक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहीं भी स्पष्ट कानून है ही नहीं। हमारे देश भारत में अगर कंप्यूटर या मशीन लर्निंग के जरिए किसी के खिलाफ कोई गलत जानकारी फैलाई जाती है या फेक वीडियो बनाया जाता है, तो ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के सेक्शन 66D के तहत कार्रवाई हो सकती है और अधिकतम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, सिर्फ 3 साल। इसलिए आज इस मामले में स्पष्ट और सख्त कानून की जरूरत तो है ही, साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसे वीडियोस की पहचान करने के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार करने की अब बहुत सख्त जरूरत है। इसमें एक समाधान आज हम बताना चाहते हैं। एक समाधान यह हो सकता है कि ऐसे जितने भी वीडियोस जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार होते हैं, उन वीडियोस पर चेतावनी लिखी जानी चाहिए और यह लिखा हो कि यह वीडियो डीप फेक वीडियो है या हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपने कंटेंट की वजह से संवेदनशील होते हैं, उन्हें लेकर ये सोशल मीडिया कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने यूजर्स को जानकारी देती हैं। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक पर या और दूसरे इस तरह के ऐप्स पर कोई वीडियो देखते हैं और अगर उसमें कोई संवेदनशील वीडियो होता है तो वो उसको पहले रोक देते हैं, पहले आपको चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि ये एक संवेदनशील वीडियो है। फिर आपसे पूछते हैं कि क्या इसकी इस चेतावनी के बाद भी आप इसे देखना चाहेंगे। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो डीप फेक वीडियोस हैं उन्हें लेकर भी ये तमाम सोशल मीडिया कंपनियां जो है ये इस तरह के वीडियोस को लेकर वैसी ही जानकारी दे सकती हैं और दर्शकों को और यूजर्स को पहले ही ये बता सकती हैं कि ये वीडियो असली नहीं है, ये डीप फेक वीडियो है। अब अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और दूसरा, लोगों को यह भी बताया जा सकता है कि यह डीप फेक वीडियो है, इसे फॉरवर्ड कृपया करके ना करें, इसे आगे ना भेजें। हालांकि यहां इस विषय को लेकर पश्चिमी देशों में काफी बहस है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब असली वीडियो की तुलना में डीप फेक वीडियोस में सोशल मीडिया कंपनियों को इतना ज्यादा व्यूअरशिप और ट्रैफिक मिलता है तो क्या वो इन वीडियोस को रोकने के लिए वाकई कोई गंभीर प्रयास करेंगी, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए खतरनाक तो होते हैं, लेकिन इन वीडियोस में लाइक्स और व्यूज और शेयर और ट्रैफिक लाने के लिए जबरदस्त क्षमता होती है और ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए
किसी चुंबक की तरह होते हैं, किसी गुड़ की तरह होते हैं जिसमें मक्खियां आसपास बैठती हैं, और उसके बाद इन डीप फेक वीडियोस की जो दर्शक हैं और जो इनकी मांग है वो जबरदस्त होती है। इसलिए एक बड़ा जो चैलेंज है, वो जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि असल में इन डीप फेक वीडियो से सोशल मीडिया कंपनियों को फायदा ही होता है, क्योंकि असली वीडियो की जितनी व्यूअरशिप नहीं होती उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा नकली वीडियो की व्यूअरशिप होती है। क्योंकि नकली वीडियो किसी खास मंशा के साथ बनाया जाता है, या तो किसी का अपमान करना होता है, या गलत जानकारी देनी होती है, चुनावों को प्रभावित करना होता है, दंगे कराए जाने होते हैं। और ऐसे में जो एक पार्टी विशेष होती है, कोई भी जिसे इस फेक वीडियो का लाभ मिल सकता है, वो लोग जानबूझकर उस वीडियो को सर्कुलेट करते हैं, और असल में ये सारा पैसा जाता है सोशल मीडिया कंपनियों की जेब में। क्योंकि जितने ज्यादा व्यूअर्स आएंगे, जितने ज्यादा शेयर्स आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा। यह विषय कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक और मशहूर एक्ट्रेस काजोल का भी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है, जो काफी आपत्तिजनक है, और हम उसे दिखा भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, जब इतनी बड़ी एक्ट्रेस के खिलाफ इस टेक्नोलॉजी का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर आम महिलाओं और लड़कियों के लिए यह टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए आज हम आपको इस डीप फेक टेक्नोलॉजी से सावधान करना चाहते हैं। आपको यह बताना चाहते हैं कि जब आपके पास कभी कोई इस तरह का वीडियो आए, सबसे पहले आपको उसका फैक्ट चेक करना चाहिए। उस पर आंख बंद करके विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे फैक्ट चेकिंग के तरीके आ गए हैं, आप उन तरीकों को पहले अपना सकते हैं। आप इसके बाद जब आपको लगे कि ये वीडियो विश्वसनीय नहीं लग रहा है, डीप फेक लग रहा है, तो इसे फॉरवर्ड मत कीजिए कृपया करके। अपने किसी दोस्त को आगे मत भेजिए, अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मत कीजिए। कम से कम इतना यहां से शुरुआत हम कर सकते हैं। और इस डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे, और आपको ये भी बताते रहेंगे कि इसे रोकने के क्या तरीके हैं। पहला कदम तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आजकल डीप फेक वीडियोस लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, और आपको इससे बचकर रहना है। आपको याद होगा, पिछले महीने हमने आपको रांची से एक खबर दिखाई थी, जिसमें एक पिता अपनी शादीशुदा बेटी को पूरे बैंड बाजे के साथ धूमधाम से उसकी ससुराल से वापस अपने घर ले आए थे। और उस खबर में आरोप ये लगे थे कि साक्षी नाम की इस लड़की का पति पहले से शादीशुदा है, इस लड़की के साथ धोखेबाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, और लड़का और लड़के का परिवार साक्षी को प्रताड़ित करता है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, और साक्षी के पति सचिन का यह दावा है कि इस कहानी में सच्चाई कुछ और है। और इसके बारे में कई लोगों ने हमें सोशल मीडिया के जरिए लिखा, हम तक पहुंचने की कोशिश की, और हमें यह बताने की कोशिश की कि इसमें सचिन का पक्ष भी आना चाहिए। दुर्भाग्य यह रहा कि उस समय जब यह खबर आई थी, तब सचिन का पक्ष सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि सचिन ने किसी से बात ही नहीं की थी। लेकिन आज जब इतने सारे लोगों ने हमें संपर्क किया, और हमें यह लगा कि इस कहानी में दोनों पक्ष आपके सामने आने ही चाहिए। पति का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पत्नी का पक्ष होता है। तो सचिन ने साक्षी गुप्ता के आरोपों को गलत बताया है, और कहा है कि साक्षी शादी के बाद से ही उन पर अपने माता पिता को छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी, और उनके माता पिता के साथ साक्षी ने मारपीट भी की थी, उनका अपमान भी किया था। इसके अलावा सचिन ने यह भी कहा है कि उन पर पहले से शादीशुदा होने का जो आरोप लगा है, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। वो खुद एक सरकारी अफसर हैं, सरकार में काम करते हैं, और सरकार में काम करने का मतलब यह है वहां कभी भी 2 या 3 शादियां करना बिना पहली शादी से तलाक लिए वैसे भी संभव नहीं है। इसलिए अब सचिन का पक्ष आपके सामने है। ये जो सारे आरोप मेरे ऊपर उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आरोप गलत हैं। मैं सारी बातें शुरू से आपको बताता हूँ। हमारी शादी जो है 28 अप्रैल 2022 को हुई थी। शादी होने के कुछ दिनों के बाद से ही वो मुझे प्रताड़ित करना, डोमिनेटिंग नेचर दिखाना, एरोगेंस होना, अपने माँ पिताजी से तुम नहीं मिल सकते, अपने फैमिली से नहीं मिल सकते, कोई रिलेटिव अगर हॉस्पिटल में है तो उनसे मिलने नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीजें थी जिससे मैं परेशान रहता था। शादियां आपकी कितनी हुई हैं? वो कह रहे थे कि 2 शादी पहले भी हो चुकी है, और उन लोगों को भी छोड़ दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरासर गलत न्यूज है।
मेरे इमेज को टार्निश करने के लिए एक स्टोरी बनाई जा रही है। मेरा साक्षी गुप्ता से पूरे मीडिया बंधु से ये कहना है कि अगर 2 शादियां हुई हैं और वो 2 लड़कियां प्रताड़ित हुई हैं तो वो 2 लड़कियों को सामने लाया जाए और उनके पूरे फैमिली को सामने लाया जाए और उनका भी बयान लिया जाए। मैंने केस किया था। कौन किया पहले, आपकी बताइए। मैंने पहले केस मैंने किया। पुलिस में या कोर्ट में? पुलिस में किया, थाना में मैंने लिखित शिकायत दर्ज कराया, सीजीएम न्यायालय में इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल किया, भारत के प्रधानमंत्री को लिखा जिसपे संज्ञान भी लिया गया। और ये कब का टाइमलाइन है? ये इन्फॉर्मेटिव पिटीशन मैंने फाइल किया था 3 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री को मैंने लिखा था 22 अक्टूबर 2022 को और अरगोड़ा थाना में मैंने लिखित शिकायत दर्ज कराया था 28 अक्टूबर 2022 को। हमारा मीडिएशन चल रहा था। मीडिएशन में लड़की जो साक्षी गुप्ता के तरफ से 1 करोड़ 15 लाख मीडिएशन सेंटर में मुझसे मांगा गया, तब मैंने तंग आकर 1 जून 2023 को डिवोर्स केस फाइल किया 477/2023 ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। इसी डिवोर्स केस में हमारा 5 अगस्त 2023 को वन टाइम सेटलमेंट हुआ, समझौता हुआ। मेरे खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं, मुझे कहीं दोषी नहीं पाया गया है, मुझे कहीं कन्विक्टेड घोषित नहीं किया गया है। ठीक है। और मैं यही कह रहा हूं कि जब 5 अगस्त 2023 को वन टाइम सेटलमेंट हो गया तो मेरा क्वेश्चन ये साक्षी गुप्ता से है कि क्यों आप 15 अक्टूबर 2023 को ये बाजे गाजे का ड्रामा करते हुए वहां से निकली? इसके पीछे की स्टोरी ये है सत्यजीत जी कि उसको ये दिखाना था कि मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए मैं इस तरह से निकल रही हूँ, जबकि वो मेरे माँ बाप के यहाँ रहती भी नहीं थी, वो वहां रहती भी नहीं थी, वो जबरन वहां पे घुसी थी वन टाइम सेटलमेंट का अमाउंट लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। जब तक हमको 2 इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा मैं घर खाली नहीं करूंगी। आपको उत्तराखंड में जो निर्माणाधीन सुरंग है उसमें 40 मजदूर जो फंसे हुए हैं, 6 दिन से फंसे हुए हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। उन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और बचाव दल को उम्मीद है कि इन मजदूरों को अब कभी भी यानी बहुत जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। सबसे पहले देखिए कि आज क्या हो रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को मोटी पाइप्स का एक रास्ता बनाकर निकालने की कोशिश हो रही है। चौड़ी पाइप्स वहां पर लगाई जा रही हैं। लैंडस्लाइड के मलबे में ड्रिल करने के लिए दिल्ली से एक हाई पावर ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई है और 25 टन की इस ड्रिलिंग मशीन को एयरफोर्स का एक विमान परसों रात लेकर आया था। यह मशीन कल से लगातार काम कर रही है और बैकअप के लिए इंदौर से भी एक और मशीन मंगवाई जा रही है। अभी तक मलबे में 24 मीटर से ज्यादा ड्रिल करके इस पाइप को अंदर डाला जा चुका है और अभी ये मलबा जो है, इसकी पूरी जो लंबाई है, ये 60 मीटर चौड़ा मलबा है। बताया गया है कि 30 मीटर तक ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके आगे ड्रिलिंग तेजी से हो पाएगी और फिर मजदूरों तक ये पाइप पहुंच जाएगा और फिर इसी पाइप के जरिए मजदूर बाहर निकल आएंगे। बचाव अभियान में शामिल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और दूसरे लोगों की टीम ने मॉक ड्रिल भी की, जिसे आप देख सकते हैं कि बचाव कर्मी इस लगभग 3 फीट चौड़े पाइप से मजदूरों को कैसे बाहर निकालेंगे उसकी भी एक मॉक ड्रिल हुई और इस तरह से बचाव कर्मी जो हैं वो पाइप के अंदर जाएंगे। मजदूरों तक पहुंचने के बाद उन्हें एक एक करके इस पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक अच्छे चिंता नहीं करो बोलो कुआ तुम्हें निजे को बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक अच्छे बोली करे बोला चु दादा बोलो हाँ ठीक है। तो हमने आपको एक मजदूर की ही आवाज सुनाई अभी, जिससे बचाव दल जो है, बचाव कर्मी बात करने की कोशिश कर रहे थे और इस मजदूर ने कहा कि वो अभी सकुशल है। हम सब इन मजदूरों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सकुशल बाहर आ जाएंगे और अपने अपने परिवारों के साथ मिलेंगे। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता।